मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 13 विजय बेला इसके आगे का पढ़ेंगे। यह पाठ जो है एकांकी पाठ है और इसके लेखक जो हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। यह पाठ जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति के उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वे कुंवर सिंह थे, जो कि बिहार में जगदीशपुर के महाराज थे। और कुंवर सिंह का छोटा भाई जो था उनका नाम अमर सिंह था। हरिकृष्ण सिंह जो था वो कुंवर सिंह का वफादार साथी था और उनके साथ में एक नाथू सरदार था जो शिव घाट पर मल्लाह था। और इसके अलावा भीमा और मैकू नाम के भी दो अन्य मल्लाह थे। कुंवर सिंह के एक राजपुरोहित भी थे। विश्वनाथ सिंह जो था वो अमर सिंह का हरकारा यानी कि संदेश वाहक था। घटना में यहाँ पर इस एकांकी में क्या होता है, ये सारे जो हैं इस पाठ के प्रमुख पात्र हैं। और इस पाठ में जो पहला दृश्य होता है उसमें क्या होता है कि गंगा नदी में नावों को छुपा दिया जाता है और उन नावों को नदी के भीतर से निकालने का काम जो है भीमा के द्वारा किया जाता है। और वह जब निकालता है तो उसकी सांसें जो हैं नावों को निकालते निकालते नदी के अंदर से, पानी के भीतर से बाहर निकालते निकालते उसकी सांसें जो हैं उसकी दम जो है फूलने लगती है। और कुल 40 नावें थी जिसको भीमा जो है बाहर निकालता है। अब वो नाव क्यों डुबो के रखा रहता है पानी में, ताकि अंग्रेज जो है वह इन नावों को अपनी गोलियों से छली ना कर सके, क्योंकि नाव के सहारे ही नदी पार की जाती थी और अंग्रेजों से बचने के लिए ही उसका उपयोग किया जा रहा था। तो जो यहाँ पर की जो राजा थे कुंवर सिंह, यहाँ पर जो कुंवर सिंह थे उनके लिए यहाँ जब वह नदी को पार करके आने वाले थे तो अंग्रेजों को इसकी बात किसी ने, इस चीज की खबर जो है किसी ने दे दी थी। तो खबर उनको राह से गुमराह करने के लिए ये हरिकृष्ण क्या करता है, गांव-गांव में जाकर के खबर उड़ा देता है कि नावें तो मिल नहीं रही हैं। इसलिए कुंवर सिंह अपनी फौज के साथ बलिया घाट पर हाथियों से गंगा पार करेंगे। अब सरदार जो है फिरंगी ने सब सुना होगा। सरदार कहता है कि फिरंगी ने सब सुना होगा। उसका भीमा क्या कहता है, सब सुना। और फिर हरिकृष्ण ने जनरलों के सामने भी यही बात कही। जो जनरल यानी कि अंग्रेज अधिकारी जो थे उनके सामने भी यही बात करता है कि गांव-गांव कुंवर सिंह जो है अपनी फौज के साथ बलिया घाट पर हाथियों से गंगा नदी पार करेंगे। जनरल के सामने भी यही बात कर देते। तो फिर क्या था कि दोनों जनरलों ने बलिया घाट की तरफ घोड़े जो हैं दौड़ा दिए। वहां छिपकर दाव लगाए बैठे हैं कि कब कुंवर सिंह के हाथी गंगा पार करेंगे और कब उन्हें ठिकाने लगाएं। अब उसके बाद में सरदार जो है इस सारी बातें सुन करके हंसने लगता है। क्यों हंसने लगता है, क्योंकि जनरल जो थे उनको वह गुमराह करने में सफल होते हैं खूब। और इधर शिवा घाट पर मैदान साफ हो गया और राजा कुंवर सिंह नाव पर गंगा पार करके आ पहुंचे। खूब छकाया। इस प्रकार से क्या होता है कि कुंवर सिंह जो है शिव घाट का मैदान जब में अब वहां पर कोई पलटन नहीं रहती है तो वह उस जो नदी का जो मार्ग है उसमें नाव के सहारे जो है आसानी से आ जाते हैं। उसके बाद में सरदार भीमा को सुना। उसका भीमा कहता है गोलियां। सरदार फिर कहते हैं भीमा वह फिरंगी की फौज वह देखो। उसके बाद में गोलियों की आवाज जो है बहुत, जैसे जैसे वे करीब आने लगते हैं तब गोलियों की आवाज जो है बहुत स्पष्ट होने लगती है। उसके बाद मैकू क्या करता है, सरदार वह देखिए नाव, अकेली नाव। उसके बाद में सरदार जो है हाँ महाराज ही हैं। गोली की आवाज फिर आने लगती है। गोली चल रही थी। नाव पर निशाना है, मतलब कि ये जनरलों के द्वारा किया जा रहा था। उसका भीमा कहता है अगर मल्लाह को गोली लगी तो। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आपस में लोग बातचीत करते रहते हैं। भीमा, मैकू और सरदार, इन तीनों के बीच में ये सारी बातें होती रहती। तो मैकू कहता है और अगर महाराज को लगी तो, मतलब महाराज को अगर गोली की बौछार तो हो रही है, उसकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी, और यही गोली अगर महाराज को लग गई तो, या फिर मल्लाह को लग गई तो, या फिर नाव को छली कर दिए तो, ये सारी बातें इनके बीच में होती रहती है। तो उसके बाद फिर मैकू कह रहा है सरदार कुछ करना है, सिपाही लोग कुछ ना कुछ कर सकेंगे इस मौके पर। फिर सरदार बोलता है मैं जाता हूँ, गोलियों की आवाज। भीमा पूछता है किधर। उसका सरदार कहता है नदी में तैरकर साथ में रस्सी ले जाऊंगा, तुम किनारे से खींचना। अब वो क्या करते हैं,
एक रस्सी का छोर जो है किनारे में छोड़ के जाता है और एक रस्सी के छोर को वह स्वयं पकड़े रहता है और नदी में तैर करके जाता है। तब भीमा कहता है, नहीं सरदार, तुम यही ठहरो, तुम्हारे बिना इधर का काम बिगड़ सकता है। अपने सरदार को रोक देता है, क्योंकि सरदार जो है सारे काम को वह देख सकता है जितने अच्छे से, उतना अच्छे से ये मल्लाह नहीं देख पाएंगे। इसलिए वह भीमा जो है सरदार को रुकने के लिए कहता है और कहता है, मैकू यह लो रस्सा मैं कमर में बांधकर तैरता हूँ। किनारे में मैकू को रस्से का एक सिरा पकड़ा देता है और दूसरे रस्से के सिरे को वह अपने कमर में बांध करके नदी में कूद जाता है। जरूरत होगी तो नाव में बांध दूंगा और तुम लोग खींचते जाना। उसके बाद में वो तैरते हुए क्या करता है, नाव तक जाने के लिए जाता है और मैकू को बोल करके जाता है कि जरूरत होगी तो मैं जो रस्सी का एक सिरा अपने कमर में बांध के रखा हूँ उसको मैं नाव से बांध दूंगा। तुम लोग क्या करना, जैसे ही बांधूंगा तो उससे उस रस्सी को खींचने लगना ताकि नाव जो है किनारे तक आ लगे। महाराज को किसी भी प्रकार से बचाना है। उसके बाद सरदार कहते हैं, मैकू यह उसी गाजीपुर वाले मल्लाह की करतूत है। उसी के इशारे पर फिरंगियों की फौज बलिया से लौट पड़ी। मतलब कि यहाँ पर जो दूसरा गाजीपुर वाला जो मल्लाह था उसी ने जासूसी करके अंग्रेजों को ये सारी खबर दे दी होगी। इसलिए फिरंगी जो है बलिया घाट से लौट करके यहाँ पर आ जाते हैं सिवा घाट में। उसके बाद मैकू कहता है, हाथ तो कुछ नहीं लगा। उसके बाद सरदार कहते हैं, अगर महाराज पहुंच जाएं तभी तो। भीमा आगे बढ़ निकला है, रस्सी इसी खूंटे से बांध दे। मैकू और तू किनारे पर जाकर मल्लाहों की रस्सी पर लगा दे। उसके बाद एक आध गोली की आवाज जब तक सुनाई पड़ती है। फिर उसके बाद में मैकू फिर कहता है, खूंटे से रस्सी बांधते हुए गोलियों की बौछार कम हो गई सरदार। उसके बाद सरदार बोलता है, नाव करीब आ गई है, फिरंगी की गोली कहाँ तक पहुंचेगी। मैकू जल्दी आओ, जल्दी दौड़। भीमा इशारा कर रहा है, दौड़ ला रस्सी मुझे दे, उतर जा पानी में। इसके बाद में सारी बातें उनके बीच में होते रहती है। जैसा जैसा उनके बीच में बात होती रहती है वैसे ही उनको एक किनारे में रस्सी को छोड़ते हैं और दूसरे की रस्सी का जो किनारा है उसको मैकू जो है अपने कमर में बांध करके पानी में कूद पड़ता है। उसके बाद में सरदार, मैकू शाबाश, रस्सी हाथ में ले लेता है। उसके बाद में घोड़े की टाप सुनाई पड़ती है। सरदार कौन? उसके बाद अश्वारोही जो मतलब घोड़े में जो घोड़ा मतलब कि अश्व को ही घोड़ा कहा जाता है, तो उसमें जो सवार होता है उसको अश्वारोही कहा जाता है। महाराज कहाँ है? सरदार बोलता है, आप कौन है? अश्वारोही बताता है, जगदीशपुर से मैं आ रहा हूँ। पड़ाव पर मालूम हुआ महाराज घाट पर उतर रहे हैं, अभी उतरे नहीं। उसका सरदार कहता है, गंगा मैया की कृपा रही तो पल भर में उतर जाते हैं। देख रहे हैं वह नाव। अश्वारोही क्यों? तब सरदार बोलता है, गोलियों की बौछार झेलते हुए आए हैं। उसके बाद में अश्वारोही कहता है, गोलियां तो हमारी फौज पड़ाव पर क्यों है? उसका सरदार कहता है, यह फौज के इस पार उतर जाने के बाद हुआ है। अश्वारोही इधर ही आ रहे हैं, एक और हरिकृष्ण सिंह और दूसरी ओर। उसका सरदार कहता है, भीमा मल्लाह मेरा मल्लाह इधर आए सरकार, इधर। उसके बाद में पानी की छपछप, घायल कुंवर सिंह का प्रवेश होता है। थोड़ा रुक रुक कर बोलते हैं किंतु स्वर में फिर भी दृढ़ता है। मतलब कि भीमा जो है यहाँ पर क्या होता है कि पानी में जब एक मैकू जो है कूद जा रहता है और नाव तक तैरते हुए जाता है और किनारे तक फिर कुंवर सिंह को लाया जाता है। फिर कुंवर सिंह, नाथू सरदार, तुम्हारे यह भीमा मल्लाह बहुत दिलेर है, इसी की बदौलत हम किनारे आ सके हैं। उसके बाद में कुंवर सिंह जो है बताता है कि ये भीमा मल्लाह जो है बहुत ज्यादा दिलेर है। उसका सरदार कहता है, महाराज जो आपके कुछ काम आ सके वह भाग्यवान है। उसका हरिकृष्ण कहता है, महाराज आपको यहाँ कुछ देर रुकना जरूरी है। फिर कुंवर सिंह कहते हैं, खून देखकर डरते हो? हरिकृष्ण सिंह बोलता है, दोनों चोटें गहरी हैं। फिर क्या होता है? कुंवर सिंह फिर कहते हैं, जांग का जख्म तो गहरा नहीं है, रक्त बंद हो गया है, लेकिन बाह को तुमने बेकार बांधा। हरिकृष्ण सिंह कहता है, दर्द जाता है क्या? फिर कुंवर सिंह कहते हैं, यह हाथ बेकार हो गया हरिकृष्ण सिंह, हड्डी अलग हो गई है, मांस लटक रहा है, फिरंगी की गोली। मतलब कि उसके हाथ, उसकी बाजू में जो है फिरंगी की एक गोली लग गई थी, जिसके कारण से हड्डी जो है मांस चमड़ी से अलग हो चुकी थी, मांस इसीलिए लटकने लगा था। तब हरिकृष्ण सिंह फिर कहता है, यहाँ कोई जर्राह भी तो नहीं।
उसका सरदार कहते हैं सरकार रात भर यहाँ आराम करें, मैं वैद्य के लिए आदमी दौड़ाता हूँ। उसका कुंवर सिंह कहते हैं नाथू सरदार तुम लोग दिलेर हो लेकिन अक्ल मोटी है। मैं और मेरी फौज के आदमी यहाँ रहेंगे तो भोर होते ही गाजीपुर के फिरंगियों का स्टीमर आ पहुंचेगा। सरदार कहते हैं लेकिन आपको तकलीफ। कुंवर सिंह कहते हैं तकलीफ? नाथू सरदार तुमने नशा किया है कभी? सरदार कहते हैं सरकार अक्सर करते हैं। फिर कुंवर सिंह कहते हैं मुझे भी यह 1 साल से नशा है, फिरंगियों ने मुझे यह नया नशा दे दिया। उसका सरदार फिर कहता है महाराज की जीत की हार जगह जय जयकार है। कुंवर सिंह कहते हैं जीत और हार क्या है, युद्ध भी एक हुनर है, कला है। आंख मूंद कर शत्रु से भिड़ जाना युद्ध कला नहीं, असली हुनर शतरंजी चालों में मात पर मात देने में। इन फिरंगी जनरलों को छकाने में जो मजा आता है उसके आगे सब नशे फीके हैं। तुम कहते हो मैं घायल हूँ, मैं कहता हूँ कलावंत हम अपना हुनर दिखाने में चोट खा जाए तो उसकी वह चोट श्रृंगार हो जाती है। अब क्या क्या बताया जा रहा है कि युद्ध भी एक हुनर है, कला है। मतलब कि युद्ध को भी करने का एक तरीका होता है, उसमें भी एक कला होती है। आप अगर सीधे युद्ध भूमि में अगर कूद पड़ोगे और आपको उस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, सामने वाला जो शत्रु होगा वो आपको समाप्त कर देगा। इसलिए युद्ध जो है एक हुनर है, कला है। आंख मूंद कर शत्रु से भिड़ जाना युद्ध कला नहीं। मतलब कि हम आंखें बंद करके हमको अगर किसी चीज की जानकारी नहीं है और हम शत्रु से लड़ने के लिए अगर भिड़ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए नुकसानदायक होगा। असली हुनर शतरंजी चालों में मात पे मात देने में है। जिस प्रकार से शतरंज की जिसकी जानकारी होती है, शतरंज में जिसको अच्छा जानकारी होता है वो क्या करता है, जो सामने खेलने बैठा रहता है तो उसको मात पे मात देते जाता है। वैसे ही इन फिरंगी जनरलों को छकाने में जो मजा आता है उसके आगे सब नशे जो हैं फीके हैं। मतलब किसी भी प्रकार का नशा कर लो, अगर हम फिरंगी को जो हराने में जो मजा है वो किसी और नशे में नहीं है। ये नशा जो है वो अन्य नशे से बहुत अच्छा है। तुम कहते हो मैं घायल हूँ, मैं कहता हूँ कलावंत अपनी हुनर दिखाने में चोट खा जाए तो उसकी चोट श्रृंगार हो जाती है। अब वो क्या, क्योंकि वो घायल हो चुका था, क्योंकि उसकी एक बाजू में क्या हो गया था, अंग्रेजों की गोली लग चुकी थी। इसलिए वह कहता है कि अगर जो कला दिखाने वाला है उसकी जो हुनर है अगर वो चोट खा जाए तो उसका जो चोट है, मतलब कि हुनर दिखाते दिखाते अगर उसको किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है तो वो चोट जो है उसकी श्रृंगार बन जाती है। तो यहाँ पर मैं ये पार्ट जो है यहाँ पर ये टॉपिक जो है मैं समाप्त कर रही हूँ। पार्ट का जो आगे का बचा हुआ है इसको हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे।